गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुधवार का दिन है। बाजार के लिए किस तरह के संकेत हैं, कैसे आपको बाजार में रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि बाजार में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। परसों यानी सोमवार को हफ्ते की मजबूत शुरुआत हुई, लेकिन कल फिर से जो गेंस हैं वो फिजल आउट होते हुए नजर आए, यानी कि हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग बाजार में फिर से हावी होती हुई नजर आई। तो ऐसे बाजार में, उठापटक वाले बाजार में आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी लाइन पर। गुड मॉर्निंग संदीप जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो बाजार में अगर हम देखें तो सर, एक दिन तेजी एक दिन गिरावट देखने को मिले, तो काफ़ी वॉलेटिलिटी जो है वो बाजार में देखने को मिले। कल भी अगर आप देखें तो पहले अगर हम कल के बाजार को रीड करने की कोशिश करें तो पहले आपको ले चलते हैं हमारे खास सेगमेंट की तरफ, कल के बाजार की तरफ। तो बाजार में हम देख रहे हैं सर, उठापटक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। परसों की जो मजबूती थी, यानी सोमवार को हफ्ते की मजबूत शुरुआत हुई थी, लेकिन कल फिर से जो गेंस हैं वो फिजल आउट होते हुए नजर आए। जो बाजार में तेज़ी थी वो ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रही है। कल भी हमने देखा ग्लोबल क्यूज की मदद से मजबूत शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में हमने देखा हाई लेवल से बाजार में माफ कीजिए, प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हावी होती हुई नजर आई। निफ्टी 70 अंक गिरकर बंद हुआ। 150 अंकों के ज़्यादा की कमजोरी सेंसेक्स में देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मर था। करीब 90 अंकों के आसपास के गेंस के साथ वहां जरूर हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। लेकिन ये जो मुनाफा वसूली हावी हुई है बाजार में, उसके बावजूद आप देखिए दूसरा दिन ऐसा है जब हमने निफ्टी पर जो 25,000 का की साइकोलॉजिकल लेवल है उसको मेंटेन करने में कामयाबी हासिल करी। इसके ऊपर जाकर ही बाजार में हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी, लेकिन दिन के दौरान 25,200 भी पार हुआ था, और जो हाई लेवल्स बने थे इंटरडे में, वहां से निफ्टी में 150 अंकों से ज़्यादा की हमने गिरावट भी बनती हुई दिखी। कुछ इस तरह का आलम हमने सेंसेक्स में भी देखा, जो कि 82,300 के पार भी निकल गया था, लेकिन वहां से 450 अंकों से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी में जरूर हमने देखा हरे निशान के साथ क्लोजिंग हुई, लेकिन जो इंटरडे हाई बने थे 52,000 के ऊपर के, वहां से 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट हमने बैंक निफ्टी में भी हाई लेवल से बनती हुई देखी है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है, जो कि साफ तौर पे नज़र आ रही है, चाहे आप निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें या फिर बैंक निफ्टी की बात करें। लेकिन क्लोजिंग के लिहाज से बैंक निफ्टी ने ज़रूर बाजी मारी है कल के सेशन की, जहां तक बात है। तो सर, ऊपरी स्तरों पर हम देख रहे हैं कि बाजार टिक नहीं पा रहा है। हायर लेवल्स पे जो प्रॉफिट बुकिंग है वो हावी होती हुई नजर आ रही है। तो आखिर परेशानी क्या है सर, निफ्टी क्यों हायर लेवल्स पे नहीं टिक पा रहा है? देखिए, ब्रॉडली अगर आप देखें कुछ फंडामेंटल्स रीजन हैं ज़रूर, क्योंकि अगर जो सीपीआई के डेटा आए थे वो काफ़ी डिस्टर्बिंग थे, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन उसमें काफ़ी बढ़ा हुआ था। हम्म। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें आरबीआई की पॉलिसी में, जो कि एक बड़ी चीज़ कही गई इस बार, और उसमें स्टैंस को न्यूट्रल किया गया। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में पॉलिसी रेट घट सकती है। इसके काफ़ी संकेत उनकी पॉलिसी स्टैंस से देखने को मिला है। अब चूंकि फूड इन्फ्लेशन, चूंकि जो है इंसेसेंट रेन और बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह से, जिसके कारण कि सब्जियों के दाम, फल फूल के दाम काफ़ी बढ़े हुए हैं। हम्म। जिसके कारण कि हमको इन्फ्लेशन में थोड़ी ऊपर की तरफ, और इन्फ्लेशन जब हाई रहता है तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक चिंता जरूर रहती है कि उसमें जो है गिरावट थोड़ी देखने को मिल सकती है। तो ये थोड़ी उधेड़ बुन जरूर डेफिनेटली मार्केट में है। और ब्रॉडली संदीप जी, अगर आप देखें मार्केट में जो करेक्शन क्रीप इन हुआ है, अ, अभी उसके कोई भी सिम्टम्स इस तरह से दिख नहीं रहे हैं कि मार्केट रिकवर हुआ है काफी दिनों के बाद। ये जो कल की ट्रेडिंग सेशन था, अगर आप देखें तो उसमें एडवांस डिक्लाइनिंग में 50-50% पर आकर रुका है। अदरवाइज जितने भी दिन मार्केट अगर अप जाता है, बावजूद ब्रॉडर मार्केट में मंदी तो एकदम रहती है। और उसके मेन कारण है कि आप देखें एफआईआई की लगातार बिकवाली जो चल रही है, वो शायद इसके मुख्य रीजन है। लेकिन वहीं पर अर्निंग्स पर भी शायद चिंताएं हैं। तो ये एक तरह से जो है वो कह लें कि ट्रांजिशन पीरियड है मार्केट के लिए। और मार्केट जो है उस बीच से गुजर रहा है, ट्रांजिशंस के बीच में। मुझे लगता है कि निफ्टी अगर हेंस फॉर 25,500 के ऊपर डिसाइसिवली जब तक बंद नहीं होता है, तब हम्म। तक मुझे लगता है कि ये चिंताएं ओवरलूम करती रहेंगी। और देखना होगा कि 25,500 के ऊपर मार्केट अगर टिकता है, तब जाके जो है लगता है स्ट्रेंथ मार्केट में फिर निकल के आएगी। तो 25,500 के ऊपर निफ्टी के लिए बंद होना बहुत अहम है। जब तक उसके ऊपर नहीं टिकता है तब तक ये जो चिंताएं हैं, चाहे आप अर्निंग्स की बात करें, महंगाई के आंकड़े बढ़कर आए थे, महंगाई बढ़ गई है, एफआईआई की बिकवाली हो रही है, ये कुछ चिंताएं हैं जो कि बाजार में हावी रहेंगी जब तक 25,500 का लेवल निफ्टी पर पार
नहीं हो जाता। लेकिन सर बैंक निफ्टी में इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी नज़र नहीं आ रही। आउट परफॉर्मेंस साफ तौर पे नज़र आ रहा है। कल भी अगर आप देखिए सेंसेक्स निफ्टी गिर के बंद हुए, लेकिन 90 अंकों के आसपास की तेज़ी लेकर कल हमने बैंक निफ्टी में क्लोजिंग बनती हुई देखी है। तो बैंक निफ्टी की जो आउट परफॉर्मेंस है, क्या ये लंबी चलने वाली है? क्योंकि कल भी हमने देखा केवल आईसीआईसीआई और फेडरल ही बैंक निफ्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। बाकी जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बैंक निफ्टी के, वो लाल निशान के साथ ही बंद हुए हैं। तो जो आउट परफॉर्मेंस है, क्या जारी रहने वाली है निफ्टी बैंक में? देखिए, बैंक निफ्टी का जो आउट परफॉर्मेंस है वो केवल कुछ दिनों का है अगर आप देखें, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडली अगर थोड़े से लंबे अवधि का नजरिया देखेंगे तो अभी भी बैंक निफ्टी जो है वो अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप निवेशक हैं तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी हो या कि बैंकिंग स्टॉक्स हो, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गिवन द काइंड ऑफ जो जो भी हमारे यहाँ ग्रोथ देखी जा रही है, या फिर जो भी एनालिस्ट अनुमान कर रहे हैं, या एफआईआई अनुमान कर रहे हैं लंबी अवधि के लिए, तो उसमें बैंक एक बहुत अहम कड़ी होगी जिस पर कि आपको ध्यान रखना चाहिए, और उसमें से चुनिंदा बैंकें जो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक कंसोलिडेशन फेज है बैंक निफ्टी के लिए, और मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन फेज आप देख लें कि 50,000 नीचे ऊपर तकरीबन जो है 53,000 के आसपास इस पे कंसोलिडेट होगा, और उसके बाद अगर कोई लीड मिलती है तब जाके इसमें आउट परफॉर्मेंस आएंगे। लेकिन एक बैंड है जिसके अंदर जो है स्टक हो रखा है, और अर्निंग्स भी सामने पैक्ड है। और आरबीआई किस तरह से रेट कट की बात करते हैं, या फिर अगली पॉलिसी में शायद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद रेट कट हो, उसके बाद शायद कोई जो है एक दिशा मिले इनको। मुझे लगता है कि अभी एज ऑफ नाउ एक रेंज में स्टक है। ठीक है, रेंज में स्ट्रक है। लेकिन सर आप कह रहे हैं, आपने दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बोली। एक तो ये कि लॉन्ग टर्म के लिए बैंकिंग स्टॉक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं और केवल चुनिंदा बैंकों पर ही फोकस करना चाहिए। या तो नहीं, ये बता दीजिए कि संदीप किन। जी, मैं दोहराता हूँ, आप लॉन्ग टर्म में बैंकिंग को अवॉइड नहीं किया जा सकता, पूरे अच्छा, बैंकिंग क्षेत्र को, मेरे कहने का ये मतलब है। ठीक है। तो अगर अगर अवॉइड नहीं किया जा सकता और जिन चुनिंदा बैंकों को पर फोकस करना है, फिर वो वाले नाम बता दीजिए सर। तो मुझे लगता है कि इसमें एचडीएफसी बैंक को देखना चाहिए, कोटक महिंद्रा बैंक को देखें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये तमाम बैंकें हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी चाहिए। ठीक है, तो आपने कहा एचडीएफसी, कोटक, एसबीआई, और चौथा नाम क्या बोला सर? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा पे आपको फोकस करके चलना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में आप बैंकों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। माफ़ कीजिए, मैंने सर आपको गलत आपका व्यू सुन लिया। तो बैंकों को आप अवॉइड नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए, और चुनिंदा बैंक जो आपने बताए हैं उसमें एचडीएफसी, कोटक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसे हम बॉब के नाम से भी जानते हैं, इन स्टॉक्स पर आप फोकस करके चल सकते हैं। अब कुछ सेक्टर्स की ओर चलते हैं। सेक्टर्स में किस तरह का रुझान कल के सेशन में बनता हुआ दिखा, तो हमने देखा रियल्टी एक स्टार परफॉर्मर के तौर पे सामने आ रहा है। चाहे बाजार ऊपर हो चाहे नीचे हो, रियल्टी स्टॉक्स में 2-3 दिन से लगातार खरीदारी हो रही है। मीडिया एक दिन गिरता है, एक दिन चलता है। एफएमसीजी, पीएसयू और फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे कल हमने गेंस बनते हुए दिखे। पिटाई होती हुई नजर आई मेटल स्टॉक्स की, ऑटो स्टॉक्स की, जिसमें बड़े नंबर्स आने वाले हैं। उनसे पहले आप देखिए ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी नरमी आती हुई दिख रही है। एनर्जी, फार्मा, आईटी, तेल गैस और बैंकिंग, चाहे पीएसयू बैंक्स की बात करें या प्राइवेट बैंक्स की बात करें, इंडेक्स वाइज हमने देखा कल गिरावट के साथ ही क्लोजिंग बनती हुई दिखी है। स्टार परफॉर्मर थे ओएमसी स्टॉक्स, बीपीसीएल निफ्टी का स्टार टॉप गेनर था। आईसीआईसीआई बैंक, ब्रिटानिया, एयरटेल, ये भी मजबूती के साथ टॉप गेनर्स में शामिल थे। लेकिन गिरावट में एचडीएफसी लाइफ लीड कर रहा था। नंबर्स आए, उसके बाद इस स्टॉक पिटता हुआ दिखा। बजाज ऑटो के नंबर्स आज आने वाले, उससे पहले आप देखिए इसमें गिरावट बनती हुई दिखी। विप्रो का जो बोनस का अनाउंसमेंट था, उसके बाद मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी। और बजाज फाइनेंस तो दूसरे दिन लगातार इसमें गिरावट के साथ ही हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। और इसमें आप चाहें तो हिंडाल्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनफैक्ट नतीजों के बाद 2% गिर के बंद हुआ। टाटा स्टील को भी इसमें लूजर्स की लिस्ट में आप शामिल करके चल सकते हैं। तो पहले मैं रियल्टी स्टॉक्स के बारे में जानना चाहता हूं सर। रियल्टी में जो आउट परफॉर्मेंस है वो लगातार जारी है। तो ये जो रियल्टी स्टॉक्स हैं, इनमें ये जो तेज़ी देखने को मिल रही है, जो मजबूती दिख रही है, इनमें कहाँ खरीदारी कर सकते हैं? आपकी नज़र कहाँ पे है सर? देखिए, इन स्तरों पर तो मैं ब्रॉडली थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ रियलिटी स्टॉक्स को लेने के लिए, लेकिन चूंकि रेट कट की बात और जो कि न्यूट्रल स्टैंस दिया गया है आरबीआई के द्वारा, तो इट ऑगर्स वेल फॉर द रियलिटी कंपनीज के लिए, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर जो होम बायर्स है वो थोड़ा कम होने की उम्मीद हो सकती है। और उसके एवज में ये कंपनियां, और सामने अभी फेस्टिव सीजन भी है, दिवाली के सीजन है, तो काफ़ी लोग जो है उसमें जो है परचेज करते हैं घरों की। तो उस लिहाज से भी ये चीज़ है। लेकिन चूंकि सारे स्टॉक्स को अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़ चुके हैं, एक अच्छी रैली ऑलरेडी इन प्लेस है। तो और जहाँ पर स्टोरी जो है ऑलरेडी
प्ले आउट हो चुकी है, काफ़ी बड़े पायदान पे जा चुके हैं हम। तो ब्रॉडली आपको अवॉइड करना चाहिए, बट चुनिंदा जो नाम है जहाँ पर कि काम अच्छे हो रहे हैं उसमें ओबेरॉय रियलिटी, प्रेस्टीज स्टेट, ये हमारी पसंद होगी इस क्षेत्र में। ओबरे रियल्टी और प्रेस्टीज एस्टेट्स चुनिंदा दो नाम हैं जो कि आप रियल एस्टेट में अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। वैसे तो रियल्टी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल चुकी है, तो आप चाहें तो इन स्टॉक्स को अवॉइड करके चल सकते हैं। मेटल स्टॉक्स में हमने देखा था सर, जैसे ही चाइना में स्टिमुलस का अनाउंसमेंट हुआ था पहले वाले, उसके बाद हमने काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए दिखे, लेकिन बाद में जो पिछले शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार मेटल स्टॉक्स की पिटाई ही होती हुई नज़र आ रही है। तो क्या इनमें तेज़ी का दौर खत्म हो चुका है, या फिर जो स्टिमुलस की होप्स थी वो पूरी तरह से प्ले आउट हो चुकी हैं, या आपको लगता है कि ओवरऑल इतनी डिमांड है ही नहीं कि मेटल स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए? और ऑटो स्टॉक्स जो कि नंबर्स आने से पहले ही गिरना शुरू हो गए हैं, इन दोनों सेक्टर्स पर अपनी राय दें सर। तो देखिए, मेटल स्टॉक गिरे जरूर हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन आप अगर देखें तो ब्रॉडली अगर आप देखें, इंटरेस्ट रेट साइकिल जब भी कट होती है, निचले स्तरों पर जाने की उम्मीद होती है, तो मेटल जो है वो ब्रॉडली आउट परफॉर्म करते हैं ऑन ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और जैसा कि इंडिया में अगर आप देखें कि सरकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च है, या फिर जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो खर्च कर रही है सरकार, वो काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि उसमें मेटल की डिमांड ब्रॉडली रहेगी। तो उस लिहाज से ओवरऑल जो है लंबी अवधि के लिए मेटल मुझे अच्छे लगते हैं कि गिरने पे आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। जहाँ तक ऑटो की बात है, ऑटो में भी अगेन लाइक रियलिटी काफ़ी बड़ा प्ले आउट हो चुका है। नंबर्स जो है वो काफ़ी एग्जूबरेंटली अच्छे रहे हैं, लेकिन पैसेंजर व्हीकल्स में नंबर जो है वो लास्ट के 2 महीने से ठीक नहीं आ रहे हैं। दिवाली का सीजन और दशहरा अभी गया है, दिवाली के सीजन में देखने होंगे कि कितनी बिक्री हुई है पैसेंजर व्हीकल से, क्योंकि ट्रेंड थोड़े से वहां पर डमाडोल से दिख रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल्स में पहले से ही खराब थे, तो देखना होगा। लेकिन ऑलरेडी काफी बड़ा प्ले आउट हो चुका है, और हुंडई का आईपीओ जो है इस वीक चल रहा है। तो ये सारी चीजें सामने हैं। लेकिन मार्केट जो है वो थोड़ा सा सहमा हुआ है, क्योंकि हम एक बड़ी कोविड के बाद एक बड़ा वेव ऑलरेडी हम राइड कर चुके हैं। तो थोड़ा सा कॉशन डेफिनेटली रखना चाहिए। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए मेटल आपको अच्छा लगता है, कोई नाम जो आप सुझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को लॉन्ग टर्म के लिए ही? देखिए, लॉन्गर टर्म में अगर आपको देखना है तो मुझे लगता है 2-3 प्लेयर हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। छोटी कंपनी रिलेटिवली है, श्याम मेटेलिक्स। तो उसको देख सकते हैं, नॉट एट डी लेवल, थोड़ा करेक्शन हो तो जरूर देखें। काफ़ी बड़े एक्सपेंशन प्लान हैं कंपनी के। दूसरा अगर आप देखें, जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर, ये दो कंपनियां हैं जो कि बराबर बड़े केपेक्स करती रहती हैं। और जो कि मेटल में केपेक्स ही एक जरिया है जिसमें कि कंपनियां बड़ी हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक जगह पर जाकर सीलिंग आ जाती है, तो आपको एक्सपैंड करना होता है। और चूंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में अभी भी, तो मुझे लगता है कि ये 2-3 प्लेयर हैं जहाँ पर कि आपको ध्यान रखना चाहिए। फेयर इनफ सर। अब ज़रा ब्रॉडर मार्केट्स की बात कर लेते हैं कि बाजार में किस तरह का रुझान मिड कैप स्मॉल कैप साइड पे देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन से शुरू करते हैं। जैसे आप सर कह भी रहे थे, ऑलमोस्ट नेक टू नेक था मामला। 1382 शेयर चढ़कर बंद हुए और 1390 शेयर ऐसे थे ऑलमोस्ट जहां पे हमने गिरावट बनती हुई देखी। तो 1:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था। बावजूद इसके कि मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में हमने कल मजबूती बनती हुई दिखी। मिड कैप इंडेक्स करीब 125 अंक और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 600 अंकों की मजबूती लेकर बंद हुए। और दोनों इंडाइसिस आप देखिए, जो डे हाइस बनाए थे दोनों इंडाइसिस ने, उसके आसपास ही हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी है। तो मिड कैप इंडेक्स भी डे हाई के आसपास और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हमने जो डे हाई बने थे उसके आसपास ही क्लोजिंग बनती हुई दिखी। और स्मॉल कैप इंडेक्स में तो पिछले 6 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि हरे निशान के साथ क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही है। तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में काफ़ी अच्छे गेंस बन रहे हैं। तो बाजार की जो स्ट्रेंथ है, जो स्मॉल कैप इंडेक्स है खास तौर पे, वो यही दर्शा रहा है कि बाजार का रुझान स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा है, और जिस तरह के मूव्स आ रहे हैं, जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है, वहाँ पे बाजार का ज़्यादा फोकस है। कुछ इस तरह का रुझान हमने सर ओएमसीज के स्टॉक्स में भी देखा है। जिस तरह से क्रूड हल्का होना शुरू हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट हमने कल ओएमसीज के स्टॉक्स पे देखा। पेंट शेयरों में भी काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो पहले तो सर अपनी क्रूड पर राय दीजिए, और क्रूड के जो फिर जिस तरह के मूव्स बन रहे हैं, ओपेक का जिस तरह का फैसला है, तीसरे महीने लगातार उन्होंने अपने डिमांड फोरकास्ट को कट किया है, उसके बाद ओएमसीज और पेंट शेयरों में क्या फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं? देखिए, ओएमसी एक प्लेयर, मतलब एक एरिया है जहाँ पर कि डेफिनेटली आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लगातार आप देखें कि कई महीनों से क्रूड जो है सबड्यूड है, एक रेंज के अंदर है। थोड़ी सी बाउट उसमें आती है, जो कि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है उसके कारण थोड़ा दिखा था, लेकिन बाद में फिर से सबसाइड होते हुए दिख रहा है।
मुझे लगता है कि वहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि कंपनियां काफ़ी पैसे कमा रही हैं इस क्षेत्र में, और हम्म। जब तक क्रूड नीचे रहता है तो उनके कैश फ्लोज काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो डेफिनेटली ओएमसी देखना चाहिए। पेंट कंपनियों की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि देखिए वहाँ पर अभी बिट क्राउडेड थोड़ा सा स्पेस हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिक हूँ कि उस जगह आपको ध्यान रखना चाहिए। डेफिनेटली क्रूड के दाम कम होते हैं तो इनके जो इनपुट कॉस्ट हैं वो थोड़े कम होते हैं, क्योंकि हम्म। केमिकल्स के दाम घटते हैं उस हिसाब से। हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि बेटर वे टू प्ले इज ओएमसीज। ठीक है, तो ओएमसीज में तीनों में से कोई भी ले सकते हैं या कोई आपका पैकिंग ऑर्डर या कोई चॉइस एक पर्टिकुलर? आप देख सकते हो बीपीसीएल और आईओसी, ये दो कंपनियां मुझे अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो ओएमसीज में बीपीसीएल और आईओसी आपकी पसंदीदा प्लेयर हैं। और पेंट सेक्टर क्राउडेड है, इसमें आप चाहें तो फिलहाल अवॉइड करके चल सकते हैं। लेकिन ये तो बात हुई कल के बाज़ार की। अब फोकस करते हैं आज के बाज़ार की और शुरू करते हैं आज की तैयारी। आज बुधवार का दिन है तो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी होने वाली है। बहुत लंबा सफ़र नहीं चलने वाला है। नवंबर में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी की बजाय केवल निफ्टी की ही वीकली एक्सपायरी होती हुई नजर आएगी। लेकिन नो डाउट आज चूंकि बुधवार का दिन है तो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती हुई दिखेगी। तो आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए, आज के लिए आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कुछ ऐसे स्टॉक सेक्टर्स जहां पे ज़्यादा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है उनके ऊपर फोकस करते हैं। डायग्नोस्टिक्स स्टॉक्स अगर हम देखें सर तो उनमें काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। एक स्टॉक है विजय डायग्नोस्टिक्स के नाम से, जो कि पिछले 2 दिन से काफ़ी अच्छा मूव दिखा रहा है। हालांकि बाकी स्टॉक्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। देखिए कल भी ये स्टॉक करीब 13% के आसपास की तेज़ी लेकर बंद हुआ, लेकिन मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स जो कि बाकी स्टॉक्स हैं उनमें इतना अच्छा एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। कोई न्यूज़ स्पेसिफिक का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं विजय में सर, या आपको लग रहा है कि ओवरऑल स्टॉक के वैल्यूएशन बाकी कंपनियों के मुकाबले सस्ते थे जिस वजह से ये चल रहा है, या फिर बाकी स्टॉक्स भी कैचअप करते हुए नजर आएंगे? देखिए मुझे सच कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं समझ में आया है, और आई एम अनअवेयर ऑफ दैट। अगर कुछ होगा तो, लेकिन वैल्यूएशन सस्ते हैं ऐसा तो दिख नहीं रहा है कि वैल्यूएशन इसमें सस्ते हैं। हम्म। एक एक बड़ी तेजी भी आ चुकी है ऑलरेडी जो है। तकरीबन 750 रुपये से मैं देख रहा हूँ स्टॉक लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है स्टॉक में। तो हो सकता है कोई इसमें रीजन हो। मैंने क्लोजली तो फॉलो नहीं किया इस स्टॉक को, और डायग्नोस्टिक एज ए होल मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। हम्म। तो अनेबल टू कमेंट ऑन दिस। सर आप फार्मा को ट्रैक नहीं करते हैं तो मैंने फार्मा के लेकर आपसे सवाल नहीं पूछा, आप अवॉइड कर देते उसको। आपने हमेशा हेल्थ केयर की बात करी। मैं आपके लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि आज आप हमारे साथ जुड़ने वाले थे, इसलिए मैं डायग्नोस्टिक लेके आया था। मेरा ऐसा अंदाजा था कि शायद आप ट्रैक करते हो, क्योंकि आप फार्मा को ज़्यादा ट्रैक नहीं करते हैं। हाँ, फार्मा नहीं करता। डायग्नोस्टिक भी एज सच मैं बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, डायग्नोस्टिक भी। चलिए ठीक है सर, स्किप कर देते हैं डायग्नोस्टिक की जहाँ तक बात है। तो हम कच्चे तेल की कमजोरी को ज़रा दूसरी साइड से प्ले करने की कोशिश करते हैं। हमने ओएमसीज की बात कर ली, हमने पेंट सेक्टर की बात कर ली, लेकिन जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है जिसे हम ईएनपी कंपनियां भी कहते हैं, या फिर ऑयल प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, ओएनजीसी हुआ, ऑयल इंडिया हुआ, उसमें हम चाहें तो एचओईसी को ऐड कर लीजिए। वेदांता में भी जो केन इंडिया वाला इम्पैक्ट है वो कल के सेशन में भी हमने आता हुआ देखा। कल 2% के आसपास गिर के ही स्टॉक बंद हुआ। तो अगर सर ये क्रूड गिरता रहता है या फिर इन स्तरों के आसपास भी टिक जाता है तो फिर क्या ओएनजीसी हुआ, ऑयल इंडिया हुआ, इसमें हम चाहें तो गेल को भी ऐड कर सकते हैं? क्या इन शेयरों की फिर पिटाई होती रहेगी? क्या इनमें फिर दूर रहना चाहिए हमें? देखिए, एक तो पहली चीज कि इन प्राय सारे शेयरों में जो है काफी एक बड़ा रन अप आ चुका है ऑलरेडी। तो और इन जितने भी स्टॉक के नाम लिए, मुझे लगता है कि गेल इंडिया इज वन ऑफ देम, जहां पर कि थोड़ी सी अलग चीज है। मुझे लगता है कि उस जगह को आपको थोड़े से रिन्यूएबल स्पेस में है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और हाइड्रोजन पर भी काम कर रही है कंपनी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि उस कंपनी को देखें, अदरवाइज दूसरी कंपनियों को अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर तेल गैस में रहना ही है तो गेल एक स्टॉक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस पर आप फोकस करके चल सकते हैं। यहाँ आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को शामिल करके चल सकते हैं। अच्छा सर, बहुत लंबे टाइम से होल्डिंग कंपनीज को लेकर किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं है, कोई न्यूज़ फ्लो नहीं है। अमूमन हम देखते हैं कि बाजार में जब तेज़ी होती है तो होल्डिंग कंपनीज के बारे में कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। लेकिन अगर बाजार तेज़ है, जो होल्डिंग कंपनियां हैं जो कि अपने ग्रुप कंपनियों के शेयरों को होल्ड करती हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट होता है, उनकी होल्डिंग्स होती हैं, तो अगर बाजार तेज़ है, इन कंपनियों की वैल्यू अगर बढ़ती है तो जाहिर सी बात है फिर इन्वेस्टमेंट कंपनीज की भी वैल्यू में इजाफा देखने को मिलता है। तो अगर बाजार इतना तेज़ है, शेयरों में इतना ज़्यादा एक्शन देखने को मिल चुका है, तो क्या होल्डिंग कंपनियों में भी कुछ ऐसा ही रुझान देखने को मिलेगा यहाँ से?
ठीक है, तो होल्डिंग कंपनियों को आपको थोड़ी अलग तरीके से देखना चाहिए, और मार्केट कैसे प्राइसिंग करता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने कई बार कुछ समझने की कोशिश की कि अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू पे कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो दो तरीका मुझे एक समझ में आया। पहला चीज़ कि अगर कोई भी होल्डिंग कंपनी, हम्म। उनका अपना एक सेटअप बिजनेस है जिससे कि उनका एक रेवेन्यू स्ट्रीम है। दूसरा, होल्डिंग कंपनी जो वो होल्ड करते हैं उससे जो रेवेन्यू जो जो भी इनकम जुड़ती है उनकी बैलेंस शीट या उनके पीएनएल में, तो उन कंपनियों को वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा मिलता है देन केवल स्टैंड अलोन, मतलब केवल होल्ड कर रहे हैं कंपनियों को, यही उनका काम है। तो उनको और वैल्यूएशन कम मिलते हैं। बट किसको किस भाव पे वैल्यू, कितना डिस्काउंट होता है, किसी को 40%, किसी को 60%, किसी को 80% तक डिस्काउंट्स हैं। तो ये समझना बहुत ही मुश्किल है। और आपको देखना चाहिए उनके एनुअल रिपोर्ट को देखें, क्या क्या वैल्यू है, उनके अंडरलाइंग जो शेयर्स हैं उनकी क्या वैल्यू, और उनके आउटलुक कैसे होंगे। हम्म। बेसिकली उन कंपनियों को जो होल्ड करते हैं उनके आउटलुक कैसे हैं, उनके वैल्यूएशन कैसे हैं, उनकी प्राइसिंग कैसी है। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स बास्केट है टोटल अगर देखा हम्म। जाए तो। हम्म। तो मैं जनरली जो है अवॉइड करता हूँ। मैं मुझे लगता है कि अगर मैं होल्डिंग कंपनी अगर आप लेते हो तो आपने हर कंपनी को खरीद लिया एक तरह से। हम्म। लेकिन मैं बॉटम लाइन से जाता हूँ कि कौन सी स्पेसिफिक कंपनी जो मुझे अच्छी लगती है, वैल्यूएशन वाइज अच्छे होते हैं, तो वहां पर बेसिकली जाकर देखना चाहिए। अदरवाइज अगर इस तरह से आप करना चाहें तो आप ईटीएफ लो, बेस्ट होता है कि आप इंडेक्स में कई ईटीएफ हैं वहां पर जाओ। कई एग्जॉटिक ईटीएफ भी हैं, एग्जॉटिक इन सेंस की बहुत बार आप देखोगे, मैं मेरे एसेट के देख रहा था काफी मतलब ईटीएफ ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हम्म। हैं। इवन ईएसजी पर भी आपको ईटीएफ मिल सकते हैं। तो आपको वो देखना चाहिए जहां पर कि आपको बास्केट मिलता है और एक थीम मिलती है। आप तो आप कह रहे हैं कि होल्डिंग कंपनीज के बजाय उस ग्रुप की जिन कंपनियों को वो होल्ड करती है होल्डिंग कंपनी, उनमें से जो अच्छी बेटर वैल्यूएशन वाली कंपनी उसको खरीदें, या तो फिर आप ईटीएफ्स में निवेश कीजिए, राइट? राइट। चलिए, तो ये बात हुई होल्डिंग कंपनीज की, जिसको लेकर बहुत कम चर्चा होती है। तो मैंने सोचा आप क्योंकि फंडामेंटली बाजार को ट्रैक करते हैं तो आपके सामने ये सवाल ज़रूर रखा जा सकता है। एक सर, एविएशन सेक्टर को लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि टाटा ग्रुप अब इंडिगो की जो बादशाहत है, जो सेक्टर लीडर है, उसको चैलेंज करने की यहाँ पे बातचीत सामने आ रही है। कुछ अपने ग्रुप में ये एयरलाइंस को लेकर कुछ रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं इस तरह से कि इंडिगो की जो बादशाहत है उसको टक्कर दी जा सके। जो लो फेयर ये कमांड करते हैं, जिससे ये अच्छा खासा मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, उसको किस तरह से कंपटीशन दिया जा सके, उसकी तैयारी अब टाटा ग्रुप की ओर से होती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद कल हमने देखा शेयर, इंडिगो का शेयर 1.5% के आसपास की मजबूती लेके बंद हुआ। इस पूरे सेक्टर में अगर हम देखें तो इंडिगो है, स्पाइसजेट है, और कोई ऐसा बड़ा नाम तो सामने नजर नहीं आता है। आपकी क्या राय है सर, ये जो पूरा मामला निकल के सामने आ रहा है, और ओवरऑल एविएशन एज अ पैक को लेकर आपकी राय? देखिए, एविएशन में एक तो पहली चीज़ कि आपके पास प्लेयर नहीं है बहुत ज़्यादा प्ले आउट करने के लिए। तो उसमें आप समझिए कि अगर दो कंपनियां लिस्टेड हैं तो एक ग्लोबल वेक्ट्रा भी है, तो मतलब वो तो प्राइवेट प्लेन्स या फिर उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि भाड़ा में देते हैं। लेकिन अगर आप देखें, इंडिगो ही वन एंड ओनली वन प्लेयर है। स्पाइस जेट तो काफ़ी कहने की मतलब टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं। तो उसको तो अवॉइड करते हैं, लेकिन इंडिगो है, एक ही प्लेयर है मतलब। तो लेकिन अगर पूरे क्षेत्र को देखें तो इसमें क्रूड ऑयल जो है एक बड़ा इनपुट प्ले करता है। और कंपटीशन भी एक बड़ा होता है। तो कंपटीशन में अगर टाटा compete करने की बात कह रहे हैं तो compete में आप अगर देखें तो मुझे तो लगता है कि टाटा एज ए ग्रुप जो है, अगर पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं तो कंपटीशन में देने में, जैसे कि कई लोग होते हैं कि अपने इकोसिस्टम को किल कर कर कंपटीशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन टाटा वैसी वैसा ग्रुप नहीं है जो कि अपने इकोसिस्टम को हार्म पहुंचाता है। तो बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन देंगे, सर्विसेज हो सकती है अच्छी दे, कंपटीशन उसमें होगा कि आपको सर्विसेज अच्छी मिलेंगी, यू विल हैव अ बेटर एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग विथ और फ्लाइंग विथ टाटा, ये ज्यादा हो सकते हैं। हम्म। कैश फ्लो कितना होगा कंपनी में और किस तरह से प्रभावित होगी उस पर आई थिंक टाटा वाले ज़्यादा नहीं काम करते हैं। उस पर उनको सर्विसेज देना है, उनको इकोसिस्टम को ठीक रखना है। टाटा इज नोन फॉर देम दोज थिंग्स। तो मुझे लगता है कि और उसमें इंडिगो तो डेफिनेटली एज अ बिग प्लेयर, और आई थिंक वो तो आगे रहेंगे शायद अभी। चलिए, ये तो बात हुई एविएशन सेक्टर की। अब ज़रा नतीजों के ऊपर फोकस करते हैं। दूसरी तिमाही के नतीजों की अगर हम बात करें तो कल बाजार के दौरान एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स आए थे। नंबर उतने अच्छे नहीं रहे थे, स्टॉक हमने देखा 3% से ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया। पीवीआर के नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में हमने देखा आरे निशान के साथ क्लोजिंग हुई।
और स्टर्लिंग एंड विल्सन यहाँ पे टर्न अराउंड हुआ, जिस वजह से स्टॉक में गेंस बनते हुए दिखे। आरआईएल के नंबर्स उतने खराब नहीं थे जैसे बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद कल 2% के आसपास गिर के बंद हुआ। न्यूजन सॉफ्ट हुआ, डीबी कॉप हुआ। न्यूजन के भी नंबर्स इतने खराब नहीं थे, अच्छे नंबर्स थे इनफैक्ट, तब भी ये दोनों शेयर 6% तक गिर के ही बंद हुए। तो ओवरऑल सर, जिस तरह का अभी तक का हमने जो रिजल्ट सीजन देखा है, जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, कुछ आपको पेक्यूलियर नज़र नहीं आ रहा जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं स्टॉक्स को लेकर, और नंबर्स के दम पर अभी तक आपकी कोई पिक? ठीक है, नंबर्स के दम पे मुझे नहीं लगता कि जितने भी नंबर्स अभी आपने बोले हैं कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स दिख रहे हों। हम्म। तो उस लिहाज से इन कंपनियों को तो मैं ब्रॉडली जैसे अवॉइड कर रहा हूँ कि अभी इन दिनों अभी नहीं लेना है। लाइफ इंश्योरेंस में अगर मुझे देखना है तो मुझे एसबीआई लाइफ ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर वो मिले एज पर वैल्यूएशन ग्रोथ पैरामीटर्स पे, या फिर अपने एम्बेडेड वैल्यू पे जिस टाइम पे ट्रेड हो रहा है और जितनी ग्रोथ है कंपनी में, तो मुझे लगता है कि वो बेटर ज़्यादा पिक होगी इसमें। चलिए, ये तो बात हुई नतीजों की। लेकिन सर, एंजल वन के जिस तरह के नंबर्स आए थे उसके बाद हमने देखा कि पूरे जो ब्रोकिंग हाउसेस के स्टॉक्स हैं उसमें काफ़ी अच्छा रुझान बनता हुआ दिख रहा है। तो एंजल वन के रेवेन्यूज़ भी काफ़ी स्ट्रांग थे, उसका मुनाफा भी काफ़ी अच्छा था। ब्रोकरेज स्टॉक्स की जब बात होती है तो आप भी इस स्टॉक को लेकर हमेशा से चर्चा करते रहे हैं, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस हमने एंजल वन का देखा है, क्या बाकी ब्रोकरेज स्टॉक्स भी कैचअप करते हुए दिखेंगे? क्या रना पाना बाकी है उन स्टॉक्स में? देखिए, मतलब दो तीन चीजें हैं, ये तो रन अप हो गया है ऑलरेडी, और जिस तरह से मतलब सेबी के कर्व्स आए हैं और इनको ट्रांजैक्शंस पे जो कह लें कि मिलता था एक तरह से प्रेफरेंस बाय एक्सचेंजेस, वो अब हट जाएंगे। तो अब हेंस फोर्थ नेक्स्ट क्वार्टर से देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि इनके नतीजे कैसे होते हैं। इस क्वार्टर तक तो डेफिनेटली एंजल ने काफ़ी अच्छा किया है, इस क्वार्टर में तो बहुत ही अच्छे उम्दा नतीजे दिए हैं। हम्म। तो और उसकी बढ़त भी हमने देखने को मिली आज के ट्रेडिंग सेशन में। धीरे धीरे स्टॉक्स, ऐसा नहीं कि एकदम ऊपर ही खुल गया, धीरे 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 थ्रू आउट द डे जो है, अगर आप देखें तो उसमें बढ़त देखने को मिली थी। तो और वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है स्टॉक के। बट केवल चिंता ये है कि आने वाले टाइम पे जिस तरह से इंडेक्स पे ट्रेडिंग कम हो जाएगी और ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा इनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी पे, इनके नंबर्स पे। आई थिंक वो देखना ज़रूरी है, और उस पर मैं काफ़ी जो है वॉचफुल हूँ कि वो डेवलपमेंट कैसे होते हैं। चलिए, तो इस अब नए जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसका नंबर्स पे किस तरह का इम्पैक्ट होगा, आने वाली तिमाही के नतीजे देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा जहां तक ब्रोकरेज स्टॉक्स की बात है। लेकिन सर, आज भी बहुत सारे नंबर्स आने वाले हैं। बजाज ऑटो मैंने पहले भी मेंशन किया, नंबर से पहले फिसलता हुआ दिखा। एल&टी टेक, एम्फोसिस, ये दो आईटी पैक के नतीजे हैं जो कि आज आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स जो कि मल्टी बैगर रहा है, इसके नंबर्स भी आने वाले हैं। और उसके साथ साथ आप देखें क्रिसिल, साउथ इंडियन बैंक, एबी मनी, ये कुछ बड़ी कंपनियां जिसके नतीजे आएंगे। इनमें से कोई स्टॉक जो सर आपके रडार पे हो या फिर नंबर्स को आप ट्रैक करते हो? तो मुझे लगता है कि एलटी टेक्नोलॉजी, ये मैं देख रहा हूँ कि इस पे हो सकता है कि अगर इसके नंबर्स अच्छे आते हैं, और मेरे रडार में है स्टॉक। और मुझे लगता है कि इस कंपनी में जो है नंबर्स थोड़े से सेडेटिव रहे हैं। अगर आप पिछले जो है नंबर्स देखें, ओवरऑल कह लें कि 2 साल से नंबर्स इनके एकदम फ्लैट रहे हैं। लेकिन चूंकि ओवरऑल पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक जो है टर्मोइल से गुजरी है, लेकिन ये कंपनी को देखना चाहिए। नॉट एट दी लेवल, बट अगर कहीं घटता है तो इस कंपनी पे मेरी नज़र जरूर है, इसको देखना चाहिए। ठीक है, नंबर्स अच्छे आते हैं तो बाय ऑन डिप्स, यानी कि नीचे में कोई भी अगर गिरावट आती है तो एल&टी टेक के स्टॉक को आप ज़रूर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे सर, आपकी कहाँ नज़र है, किन स्टॉक्स पर आपको लगता है कि फ़िलहाल इन लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए, आज छोटी अवधि में या फिर मध्यम अवधि में? ये मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो है मध्यम अवधि के लिए लिहाज से आपको देखना चाहिए। और थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि अब मैं फार्मा ट्रैक नहीं करता, लेकिन मैं हॉस्पिटल्स डेफिनेटली ट्रैक करता हूँ। तो इसमें मैंने देखा था कि ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड जो कि मेदांता के नाम से है, यहाँ पर आने वाले टाइम पे काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि इसमें जो है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इनके जितने भी अभी नंबर ऑफ बेड्स हैं यहाँ पर अभी तकरीबन जो है 2823 बेड्स हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 में एक्सपेक्टेड हैं 3373 हो जाएंगे, और आने वाले और टाइम पे तकरीबन जो है 5173 हो जाएंगे। तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इनके गुड़गांव, लखनऊ, पटना, नोएडा, ये तमाम चीज़ों पे काम हो रही है। साउथ दिल्ली में इवन डीएलएफ के साथ इन्होंने टाई अप करके 50-50 जॉइंट वेंचर पर जो है वहाँ पर तकरीबन 400 बेड का निर्माण कर रहे हैं, और मुंबई में भी जा रहे हैं जो कि काफ़ी बड़ा मार्केट है।
500 बेड की बात है वहाँ पर। अभी उन्होंने लैंड एक्वायर किया है, 125 करोड़ रुपए लगाए हैं उन्होंने। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिजनेबली वैल्यूड है। लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटी साइज तकरीबन 60 के पी पे अभी अवेलेबल है। लेकिन जितनी अपॉर्चुनिटी साइज है मुझे लगता है कि फॉरवर्ड में देखेंगे तो कम दिखता है। तो इस कंपनी को देखा जा सकता है। यहाँ पर आप देखें तकरीबन मुझे जो लगता है कि एटलीस्ट कंजर्वेटिव साइड तकरीबन 1400 के टारगेट हो सकते हैं। 980 रुपए के नीचे का एक जो है एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रख लें। ठीक है, कितना व्यू लेके चलना होगा सर, कितने टाइम में आ जाएंगे टारगेट आपके हिसाब से? देखिए एटलीस्ट फाइनेंशियल ईयर 25 तो आपको रखना चाहिए एटलीस्ट यहाँ से। मतलब 8 महीने से 12 महीने तो रखें जरूर टारगेट। ठीक है, 8 से 12 महीने का अगर आप नज़रिया लेके चलते हैं तो ग्लोबल हेल्थ केयर में आप 980 का स्टॉप लॉस लगाएं तो आपको 1400 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो आते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इस स्टॉक को आप ज़रूर मध्यम अवधि के लिए यानी कि 8 से 12 महीने के नज़रिए से अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी सवालों के जवाब देने के लिए, सेक्टर स्टॉक्स पर अपना व्यू देने के लिए। बहुत सारे स्टॉक सेक्टर्स की बात हुई है, तो जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए मुझे लगता है कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट डेफिनेटली रहता है, चूंकि हम लोग मार्केट में हैं तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट हम लोग का होता है। तो आप जब कभी भी निवेश करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोस्पेक्ट के बारे में जरूर ठोक बजा कर देखें। और कभी भी निवेश करें तो थोड़ा सा लें। अगर थोड़ा सा भी शेयर आप लेते हैं, थोड़े दिन रखते हैं, तो आपको बहुत सारे नॉलेज, आपके खुद पट खुल जाते हैं नॉलेज के। फिर आप यू बिकम मोर मेच्योर अबाउट द कंपनीज। क्योंकि आप जैसे ही थोड़ा होल्ड करते हो ना, बहुत सारी जानकारियां आपको बढ़ने लगती हैं। तो इसीलिए पहले निवेश करें तो थोड़ा सा करें, ताकि जानकारी जब बढ़ जाएगी तो फिर आप आगे का कदम बढ़ा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। विश यू वेरी गुड डे और उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू द सेम। थैंक यू। तो क्या खरीदें क्या बेचें को यहीं पर समेटते हैं, लेकिन अगर आपके मन में कोई शक सुविधा कोई भी सवाल है, अगर आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में जुड़ सकते हैं। मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ेंगे जो आपको ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बताते हैं, घरेलू खबरों की भी पूरी जानकारी देते हैं और उसके साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं। तो अब ये शो आपके लिए 10:30 से 12 बजे तक रहता है, पहले 11:30 तक होता है, तो आधा घंटा इसकी जो अवधि है उसको बढ़ाया गया है। तो आपके लिए ज़्यादा समय आपके साथ वो अवेलेबल रहेंगे। बीच बाजार में जुड़ना मत भूलिए, सोमवार से शुक्रवार 10:30 बजे। तो क्या खरीदें क्या बेचें को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।